जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ ऑल एग्जाम। आज की इस क्लास में एक बार फिर से ब्लड से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस क्लास को। देखिए, सबसे पहले हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट रहेगा जो कि ब्लड से रिलेटेड है, वो है हमारे पास ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर करना है कि ब्लड ग्रुप है क्या। सबसे पहले अगर ये बात करें, कॉल कार्ल लेडस्टीनर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि ब्लड ग्रुप होता क्या है, यानी कि हर किसी पर्सन के अंदर ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। आपको नॉर्मली पता है, जब भी हम लाइसेंस बनाते हैं या कोई एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होता है तो हमें वहां पे लिखा जाता है आपका ब्लड ग्रुप ए है, बी है, ओ है या फिर ए बी है। तो टोटल 4 टाइप के ब्लड ग्रुपों को यहाँ पर डिवाइड किया गया। तो ये सबसे पहले साइंटिस्ट हैं लेड स्टीनर, जिन्होंने ये बताया था कि ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो कुछ ना कुछ आएगा, ए बी ओ या फिर ए बी। तो फाउंडर ऑफ ब्लड ग्रुप। सभी मनुष्यों का ब्लड ग्रुप जो है वो इक्वल नहीं होता है, ये बात भी इन्होंने कही थी। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 5 के 5 का ब्लड ग्रुप जो है वो किसी ना किसी एक का क्या होगा, डिसिमिलर होगा, दूसरे से अलग होगा। ठीक है, ज्यादातर आपको मेजोरिटी में बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन उसी फैमिली की अगर बात करें, एक ऐसा पर्सन भी होगा जिसका ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव या ए पॉजिटिव या फिर ए बी के साथ जो है वो काउंट किया जा सकता है। मनुष्य के रुधिर यानी कि जो मनुष्य का ब्लड है, लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन जिन्हें एंटीजन कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पे हमने एंटीजन की बात की। एक एंटीबॉडी होता है, एक एंटीजन होता है। ठीक है, तो ये जो एंटीजन एंटीजन का मतलब है हमारे उस ब्लड में आरबीसी जो होती है उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटीन की एक लेयर बनी हुई है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन की लेयर बनी हुई है, और उसी को ही क्या कहा जाता है, एंटीजन कहते हैं। उसी को ही एंटीजन कहते हैं। लेडस्टीनर ने हमें यह भी बताया था कि उसी की वजह से वो जो प्रोटीन है उस आरबीसी के ऊपर जो एक लेयर बनी हुई है प्रोटीन की, उसी की वजह से ब्लड ग्रुप सभी के कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर लेड स्टीनर ने कितने चीजों की बात की, मेनली 3 चीजों की बात की। सबसे पहले ये बताया कि हाँ जी ब्लड ग्रुप होते हैं ह्यूमन के। दूसरा ये बताया कि सबके ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं। तीसरा ये बताया कि जिसका भी ब्लड ग्रुप चेक करना है उसकी आरबीसी के ऊपर एक स्पेशल टाइप का क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। उसी प्रोटीन से हम ब्लड ग्रुप की डिटेक्शन करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, एंटीजन के नाम से जो है वो जानते हैं। तो एंटीजन क्या है, आरबीसी नहीं है। एंटीजन इज अ स्पेसिफिक प्रोटीन विच लाइज ऑन आरबीसी, जो आरबीसी के ऊपर लाई करता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेडस्टीनर ने यह भी बताया था कि अगर गलत रक्ताधान, रक्तादान का मतलब होता है कि कई बार हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ब्लड को, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में शेयर कर देते हैं। अगर ऐसी चीजें अगर हुई तो उसके कारण जो है वो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, वो प्रोटीन की होती है, और ह्यूमन की डेथ भी हो जाती है उस केस में। अगर कोई बी पॉजिटिव का इंसान है तो उसको ब्लड ग्रुप भी कौन सा लगेगा, बी पॉजिटिव ही लगेगा। ठीक है, लेकिन हम वहां पर ओ पॉजिटिव को भी डोनेट करवा सकते हैं, क्योंकि डोनर है, यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ को। ठीक है, ओ पॉजिटिव को। तो यानी कि ओ जो है, सॉरी ओ नेगेटिव आएगा, है ना, ओ नेगेटिव। तो ओ जो ग्रुप है वो सबको दान दे सकता है। अगर मैं बी पॉजिटिव का हूं तो मेरे अंदर वो ओ वाला ग्रुप क्या चढ़ाया जा सकता है। बट वो ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, वहां पे किसकी बात की जा रही है, प्रोटीन की। प्रोटीन मैच होना चाहिए स्पेशली वहां पर। अगर प्रोटीन मैच हो रहा है तो हम वहां पर एक्सेप्टर हैं, बी वाला जो है वो ओ वाले को क्या कर सकता है, एक्सेप्टर नहीं कर सकता, सही है ना, नहीं कर सकता है। ए बी, रुको, यहाँ पे ओ जो है वो सबको दान दे सकता है। ठीक है, और ए बी जो है वो हाँ एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं ओ सबको डोनेट कर सकता है। बी पॉजिटिव के अंदर बी पॉजिटिव का ही ब्लड जो है वो जाएगा। ठीक है, ओ डोनेट कर सकता है सबको इमरजेंसी के टाइम। ठीक है, और ए बी जो है वो सबसे खून ले सकता है। तो यहां पर हम बात किसकी कर रहे थे, स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स की, जिनको हमने किस नाम से जाना, एंटीजन के नाम से जाना। ठीक है जी, एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन को एग्लियो एग्लूटिनोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। एग्लूटिनोजेंस के नाम से हम किसको जानते हैं,
एंटीजन को जानते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं की प्लाज्मा झिल्ली पर पाए जाते हैं, यानी कि अगर ये लाल रक्त कोशिकाएं, इसके ऊपर एक प्लाज्मा होगी, उसके ऊपर एक जो लेयर बनी है स्पेशल टाइप की प्रोटीन की, उसको हमने किस नाम से जाना, एंटीजन के नाम से जो है वो हम उसको जानते हैं। ये चीज ध्यान रखनी है। एंटीजन जो है वो नॉर्मली ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। कौन से टाइप के प्रोटीन है ये, ग्लाइकोप्रोटीन है। मैंने पहले बताया स्पेशल टाइप के प्रोटीन है, तो उस स्पेशल टाइप के प्रोटीन का नाम क्या मिला हमें, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये यहाँ पे एक मेन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया गया, वो है वंशानुगत। वंशानुगत यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, पेरेंट्स से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से नेक्स्ट जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी से तीसरी। तो ज्यादातर चांस ये होता है कि जो पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप है उसमें से बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या करेगा, मैच करेगा, ठीक है। लेकिन अगर वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं कर रहा है तो इसका मतलब वो जो हेरिडिटी के गुण आए वो उसके दादा दादी नाना नानी के गुण जो है वो वहां पे आ सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। एंटीजन एक तरीके की प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है स्पेशल टाइप का, जो कि किसके ऊपर होता है, ब्लड में होता है। ब्लड के ऊपर प्लाज्मा है, प्लाज्मा के ऊपर जो एक लेयर बनी है प्रोटीन की, उसी को ही कहा जाता है एंटीजन। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे इसके बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को एग्लूटिनिस भी कहा जाता है, और ये प्लाज्मा या सीरम में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, प्लाज्मा या सीरम। मैंने ये बताया कि ये ब्लड है, आरबीसी की लेयर, आरबीसी की लेयर के ऊपर जो एक लेयर बनी है उसको हमने क्या नाम दिया, प्लाज्मा। प्लाज्मा के ऊपर जो एक स्पेशल टाइप की लेयर बनी है प्रोटीन की, वो था एंटीजन। अब हम लेयर के ऊपर नहीं जा रहे हैं, सिर्फ प्लाज्मा तक रुक रहे हैं। तो उस प्लाज्मा के अंदर जो हमारे पास एक कण पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज बोलते हैं। और इसी से ही हम क्या प्राप्त करते हैं, सीरम। कभी भी चेक करना, जब भी हम नॉर्मली आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या सीबीसी टेस्ट कराते हैं हॉस्पिटल में जाके, तो वहां पर लिखा जाता है टोटल सीरम। सीरम का मतलब है कि हमारे ब्लड से क्या फाइंड किया जाता है, पहले सीरम निकालते हैं, सीरम से ही चेक किया जाता है कि उसके ब्लड में आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, प्लेटलेट्स कितने। तो वो सारी चीजें वहां से चेक की जाती हैं। एंटीबॉडीज शरीर को बाहरी रोग जनकों से बचाने के लिए भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। एंटीबॉडीज जो हैं वो हमारे बीमारियों को भगाने का काम भी करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि इंजेक्शन लेते हैं, क्योंकि नई नई नर्सेज आई होती हैं कई बार हॉस्पिटल में ट्रेनिंग पे, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि हाँ जी वो खून निकाल लो। कभी एक बाजू में लगाते हैं, कभी दूसरी बाजू में लगाते हैं, ठीक है, पर ब्लड कई बार नहीं निकलता है, ठीक है। फिर उसका एक प्रॉपर पैटर्न होता है कि यहाँ से उस बाजू को पहले टाइट करना है, मुट्ठी बंद करनी है, ताकि उस वेन्स के ऊपर क्या पड़े, प्रेशर पड़े। लेकिन अब जिसके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है, जो अभी सिर्फ सीख रहा है, तो उसको थोड़ी ना पता होगा कि हाँ जी ऑपरेशन कैसे करना है। तो वो तो जैसे आएगा वो क्या कर देगा, इंजेक्शन लगा देगा। अब वो नीडल कहीं ना कहीं पे अपना इन्फेक्शन शो करती है, हमारी बॉडी में स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाती है कई बार उस वजह से, ठीक है। तो यही चीज बताई जा रही है कि जब हम ब्लड को बाहर करते हैं तो एंटीबॉडीज जो हैं वो बाहरी बीमारियों से हमें क्या करते हैं, छोटी मोटी बीमारियों से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग ये कि मान के चलो अगर मैं नया नया ट्रेनर हूं, ठीक है, और मैंने एक जगह से वो इंजेक्शन लगाया, ठीक है, नहीं निकला ब्लड, तो क्या मैं नीडल चेंज करूंगा? मैं नीडल नहीं चेंज करूंगा, क्योंकि वो नीडल आपको ही लगाई गई है। मैंने जो लगाई वो किसी एक पर्सन को लगाई, एक बाजू से निकाल लो चाहे दूसरी से निकाल लो, बट कहीं ना कहीं पे इन्फेक्शन तो जाएगा। तो उसको हटाने का काम किसका है, एंटीबॉडीज का है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे इसके बाद, वो है ब्लड क्लोटिंग। कोगुलेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। ब्लड क्लोटिंग में हम नॉर्मली ये बात करते हैं कि ब्लड क्लोटिंग जो है उसका मतलब है रक्त का थक्का बनना, कि ब्लड निकला 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो ब्लड रुकना बंद हो जाता है। लेकिन इसमें कुछ स्टेपिंग होती है, मेनली ब्लड को रोकने के लिए 4 स्टेप्स यूज किए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा। हमारी बॉडी के द्वारा 4 स्टेप यूज किए जाते हैं। पहले में रिलीजिंग होती है, दूसरे में वो कंट्रोल करते हैं, तीसरे में उसको गाढ़ा बनाएंगे, और चौथे में उसको थक्का बना देंगे, मतलब कि हार्ड कर देंगे उसको, तो फिर वो चीज बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। तो उन सारे चरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये चोट लगने पर, घायल होने पर जो प्लेटलेट्स एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं, ठीक है, और उस प्रक्रिया को किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है। कोई भी कट लगा लो, वो प्रक्रिया उसी टाइम से स्टार्ट हो जाएगी।
क्योंकि हमारी बॉडी को ये पता चल गया कि कहीं से ब्लड क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो 4 चरणों में होती है। इस प्रक्रिया को लगभग 2 से 8 मिनट लग जाते हैं पूरा होते होते। अगर इम्यून सिस्टम अच्छा है, विटामिन के है, ब्लड अच्छा है, ठीक है, हैवी प्लेटलेट्स हैं, तो वो जो खून है वो लगभग लगभग 2 मिनट के अंदर अंदर जो है वो रुकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मली क्या करते हैं, जबरदस्ती उसको कई बार रोकते हैं कि हाँ जी डिटोल लगाया, जैसे वो देते हैं कि हाँ जी इंजेक्शन लगाया था ऐसे करके और बाजू ऐसे रख लो आधा घंटे के लिए। ठीक है, तो रुई लगाते हैं ना कई बार इंजेक्शन के टाइम पे, तो आधा घंटा नहीं रखना। नॉर्मली वो सिर्फ उसको इसके लिए होता है कि कोई वायरस या बैक्टीरिया अटैक ना करे। वो हमने लगाया, हल्का सा ऐसे प्रेस किया, 10-12 सेकंड आप उसको निकालोगे तो ब्लड आपका रुकना चाहिए। अगर ब्लड नहीं रुक रहा है इसका मतलब है आपके अंदर इम्यून सिस्टम की क्या है, कमी है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है। तो 2 से 8 मिनट लग जाते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरीके से है, ओल्ड एज पर्सन है, कोई बीमारी तो नहीं है, जैसे शुगर की बीमारी है, विटामिन के की कमी है, तो उनमें फिर ये चीजें प्रॉब्लम देना शुरू करती हैं। रक्त का थक्का बनने में मेनली कितने चरणों की बात की हमने, 4 चरणों की बात की। ठीक है, तो वो आपने 4 चरण लिखने हैं। मेजर मेजर जो पॉइंट है ब्लड की क्लोटिंग के लिए वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है ये हमारे पास स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। इसके नेम आपको लिखने हैं बस। जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम है यहाँ पर थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप में आपने लिखना है थ्रोम्बोबिन, थर्ड में आएगा फाइब्रिन, और फोर्थ में जाके वो जो ब्लड है उसका क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो ये आपको 4 स्टेप जो है वो लिखने हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज और पता चलेगी, एक एलिमेंट है जो हमें हेल्प कर रहा है क्लोटिंग के लिए, वो है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम आपको पता है जैसे सीमेंट है, ठीक है, या प्लास्टर, हड्डी टूट जाती है प्लास्टर चढ़ाते हैं ना, तो जैसे वो प्लास्टर चढ़ाएंगे 2 मिनट 10 मिनट के बाद कैसा हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। सीमेंट में पानी डालो, ठीक है, जो मिस्त्री लगाते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट के बाद कैसा होना शुरू हो जाता है, हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि इसके अंदर एक कैल्शियम एलिमेंट है जो हमारे ब्लड को क्या बना रहा है, वहां पर रोकने का काम कर रहा है। ठीक है, आपने वो देखा होगा एम सील होती है ना, जैसे नॉर्मल भाषा में अगर बोलें तो एम सील, कोई भी अगर लीकेज है किसी पाइप में तो हम एम सील लगा देते हैं फटाफट, वो 10-12 सेकंड के बाद ही क्या हो जाती है, हार्ड हो जाती, पत्थर की तरह हो जाती है, लेकिन फ्लो तो चला रहता है। तो वैसे अगर मेरे को हाथ में कहीं पे कट लगा, शायद वैसे लग जाएगा, है ना, अगर हाथ में कोई कट लगा, ठीक है, तो यहाँ पे रोकने का काम किसका, ब्लड को हार्ड बनाने का काम किसका है, ब्लड हार्ड नहीं होता है कभी भी, ठीक है, उसको रोकने के काम के लिए कौन सी चीज हेल्प कर रही है यहाँ पर, कैल्शियम एलिमेंट जो है वो हेल्प कर रहा है। तो ये इसके 4 चरण हैं, ये आपको नोट करने हैं। ये कब रिलीज होते हैं, जब हमारा कोई टिश्यू क्या हो जाए, घायल हो जाए, उसमें कोई इंजरी आ जाए, तो उस तरीके से रिलीज होते हैं। और इनको रिलीज होते होते लगभग लगभग कितने से कितना टाइम लग जाता है, 2 से 8 मिनट लग जाते हैं। बट हर किसी पर्सन के लिए सेम टू सेम नहीं होते हैं, पर्सन टू पर्सन क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जिनको शुगर होगी हो सकता है 5 मिनट लग जाए। कई बार वो दांत निकालते हैं, ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलते हैं हाँ जी दांत उखाड़ना पड़ेगा, उखाड़ देते हैं, फिर हमें बोला जाता है कि हाँ जी आइसक्रीम खाओ, ठंडी ठंडी कोई चीज आपने खानी, ऐसे बोलते हैं ना, ताकि वहां पे जो उसका वो हीलिंग पावर है, ठीक है, जो सॉरी हीटिंग इफेक्ट है उसका, ठीक है, वो क्या हो जाए, थोड़ा सा कम हो जाए, इसलिए वो ठंडी चीज रखने को बोलते हैं। तो ये सारी चीजें रिलीज होती हैं वहां पर, और उस तरीके से अगर एक बार क्लोटिंग आना स्टार्ट होगी तो इसका मतलब खून रुकना बंद हो जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो नॉर्मली कितने चरण होते हैं ब्लड के लिए, होते हैं 4 चरण। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप जो हैं वो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जैसे कि ए, फिर है बी, फिर है ए बी, और फिर है ओ। ये सिंपल आपने लिखना है कि टोटल ब्लड ग्रुप कितने हैं, वो है 4 टाइप। ठीक है, एक है ए बी, ए बी और ओ। ठीक है, बी में आप लिख लो, बी में वो आपके पास आएगा डोनर, यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी जो है वो है आपके पास एक्सेप्टर। ए बी जो है वो एक्सेप्टर है, ए बी सबसे खून ले सकता है, और ओ जो है वो सबको डोनेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन जब भी डोनेशन की बात आती है, कोई जगह पे कैंप लगाए जाते हैं, इमरजेंसी केस हो सकता है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप ये नहीं कि हाँ जी मैं गया हॉस्पिटल में और मेरा ब्लड निकाला और किसी और को चढ़ा दिया, नहीं,
तो वहां पे सबसे पहले RH फैक्टर को चेक किया जाएगा, इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अब मान के चलो जिसको ब्लड की नीड है उसके प्लेटलेट्स जो हैं वो काफी अच्छे हैं, ठीक है, और अगर मैंने डोनेट किया और मेरे ब्लड में प्लेटलेट्स की अगर कमी है तो फिर अगर उसको ब्लड चढ़ाने से ताकत नहीं आएगी, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो हर किसी चीजों के ऊपर क्या किया जाता है, बैलेंसिंग की जाती है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड थिंग एक और है, कई बार क्योंकि ब्लड को हम एक तो ये बोलते हैं कि खून एक महादान है, रक्त एक महादान है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी होती है कि जो ब्लड बैंक होता है, ठीक है, ब्लड बैंक से आपको खून मिल सकता है, ब्लड तो मिल सकता है, लेकिन वहां पे भी जो आप अगर ब्लड वहां से लेते हैं तो वहां पर भी आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि पैसों के ऊपर नहीं चलती कि जी 1000 रुपए दे दिए और एक पाउच जो ब्लड का ले लिया, नहीं। अगर मेरे में कहीं पे अगर कोई इमरजेंसी है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि जी मैं दान दे देता हूँ, ठीक है, मैंने खून दान दे दिया, एक पाउच दे दिया, मैं कहाँ जाऊंगा, ब्लड बैंक में। मैंने वो अपना खून तो सबमिट करा दिया, अब मैं एक पर्ची लेके गया हूँ जिसको इमरजेंसी नीड है, ठीक है, अब मेरा खून जो है वो बी पॉजिटिव का है, ठीक है, और जिसके लिए मैंने खून लेना है, ठीक है, मान के चलो वो ओ नेगेटिव मेरे को चाहिए, तो मैं ब्लड बैंक में जाऊंगा, अपना पाउच उनके पास दूंगा और वो उसके बदले में मेरे को क्या दे देंगे, ओ नेगेटिव, वो प्रॉपर एंटीजन प्रॉपर RH फैक्टर उन्होंने मैच किए होते हैं, उस तरीके से वो मेरे को क्या कर सकते हैं, वो ब्लड जो है वो दे सकते हैं। यानी कि ये सिस्टम भी हमारे ब्लड बैंक में चलता है, ये नहीं कि हाँ जी 1000 रुपए दिया और आपको जो खून दे दिया, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए रक्त को महादान बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आएंगे, हमारे पास है ये वाला ब्लड ग्रुप ओ जो है, उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, सार्वभौमिक दाता बोलते हैं उसको, जो सबको डोनेट कर सके। ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसीवर है, जो सबसे क्या कर सकता है, खून ले सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आती है एंटीजन की, RH फैक्टर की, ठीक है। आपने एक चीज सुनी होगी कि एक O पॉजिटिव है, एक O नेगेटिव है, तो ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आते हैं, ब्लड ग्रुप तो बी है, तो फिर बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव की क्या कहानी है, तो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो हमें कहां से पता चलता है, RH फैक्टर से पता चलता है। RH फैक्टर एक तरीके की क्या है, एंटीजन। एंटीजन मैंने बताई स्पेशल तरीके की एक प्रोटीन है, तो ऐसे ब्लड ग्रुप जिनके अंदर वो प्रोटीन पाई जाए उसके ऊपर लग जाता है पॉजिटिव, जैसे बी पॉजिटिव, तो उसके अंदर क्या चीज पाई जाती है, वो स्पेशल टाइप की वो प्रोटीन या एंटीजन जो है वो पाई जाती है, तो पॉजिटिव। और जिसके अंदर लग गया नेगेटिव, उसके अंदर वो वाली प्रोटीन क्या होती है, काफी कम होती है या फिर एब्सेंट होती है, तो उसके ब्लड ग्रुप में क्या लग जाता है, नेगेटिव सिंबल लग जाता है, ठीक है। नुकसान नहीं है उससे, कोई भी नुकसान नहीं है कि हाँ आप ये सोचेंगे कि हाँ मेरे अंदर वो ब्लड ग्रुप नहीं है, सॉरी वो प्रोटीन नहीं है तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट ये है कि वो अगर आपके उस ब्लड में अगर प्रोटीन है तो उसको पॉजिटिव बताया जाएगा, अगर वो प्रोटीन नहीं है तो उसको क्या बताएंगे, नेगेटिव बताएंगे, ठीक है। तो इस एंटीजन की डिस्कवरी भी किसके द्वारा की गई थी, लेडस्टीनर ने, ठीक है। लेडस्टीनर और वीनर ने की, और किसके ऊपर की थी, बंदर के ऊपर की थी, ध्यान रखेंगे, सबसे पहले बंदर के ऊपर की गई, सेकेंड टाइम जो है वो हॉर्स के ऊपर की गई थी, घोड़े के ऊपर, और उस बंदर का जो नाम था वो था रीसस, और रीसस से ही नाम पड़ा RH फैक्टर, आर का मतलब रीसस है, ये उस बंदर का नाम था रीसस, ठीक है। तो उसके ऊपर सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी। जब भी हम किसी चीज को चेक करते हैं, कोई भी अगर ट्रायल करना है, हमेशा सबसे पहले एक एनिमल को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक है। एनिमल में सबसे पहला एनिमल जो है वो है बंदर, मंकी, क्योंकि ह्यूमन कहाँ से निकले हैं, मंकी से, इसलिए सबसे पहले उसके ऊपर ही कोई भी ट्रायल जो है वो उनके ऊपर ही किया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जिन व्यक्तियों में रक्त में एक कारक पाया जाता है वो RH नेगेटिव, RH पॉजिटिव कहलाता है, जिनमें नहीं पाया जाता RH नेगेटिव आएगा, सॉरी, है ना। ये सिंपल सी चीज बोलेगी, जिनके ब्लड ग्रुप में वो प्रोटीन होगा तो इसका मतलब वो RH पॉजिटिव है, जिसके अंदर वो चीज नहीं होगी उनको क्या बोलेंगे, RH नेगेटिव। अगर मेरे अंदर वो है तो मेरे ब्लड ग्रुप के ऊपर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव सिंबल लग जाएगा, ठीक है। और अगर मेरे ब्लड ग्रुप में वो प्रोटीन नहीं है
तो उस ग्रुप के ऊपर क्या लग जाएगा, नेगेटिव सिंबल लग जाएगा। ठीक है, तो RH फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रक्तदान के समय मतलब कि जब भी ब्लड को ट्रांसफॉर्म किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो ध्यान रखना है उस समय RH फैक्टर की भी क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेशली अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये नहीं कि बी पॉजिटिव है तो बी वाला दान दे सकता है, नहीं। बी पॉजिटिव होने के साथ साथ आपको किसकी जांच करनी है, RH फैक्टर की भी जांच जो हो वो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद ही वो ब्लड क्या हो सकता है, दान में दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि रक्त की अनुकूलता एवं सुरक्षित सुनिश्चितता जो है वो की जा सके कि अगर थर्ड पर्सन को ब्लड चढ़ाया जा रहा, तो ऐसे नहीं कि ब्लड चढ़ाया और वो एकदम से पर्सन क्या हो जाए, थोड़ा हाइपर हो जाए। कई बार क्या होता है, ब्लड डोनेट करते समय या ब्लड चढ़ाते समय नाक से खून आ जाता है, चक्कर आ जाता है, ठीक है, क्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, नॉर्मली हम उसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, बट अगर वो चीज प्रॉपरली नहीं चेक की जाती है तो आप ये समझ लो कि उससे भी हमारी बॉडी में नुकसान हो सकता है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी ब्लड में, ऑक्सीजन में, वाटर के सर्कुलेशन में कोई भी छोटा सा गैप नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल बताता हूं मैं। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है, मैंने बोतल से वो इंजेक्शन भरा। ठीक है, फिर आपने देखा होगा डॉक्टर पहले उसको हल्का सा प्रेस करते हैं, फिर ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी एयर मॉलिक्यूल नहीं रहना चाहिए। अब मैंने उसको भर तो लिया, हल्का सा ऊपर से क्या रह जाएगा, वो खाली रह जाएगा, एयर गैप होगा। और अगर मैंने किसी को इंजेक्ट कर दिया तो वहां पे वो जो हल्की सी एयर है वो भी उसकी बॉडी के अंदर क्या कर जाएगी, चली जाएगी। और वो एयर का गैप आप किसी भी हॉस्पिटल में चेक करवा लो, वो उस बीमारी का डिटेक्शन का ही पता नहीं चलेगा। तो कभी ब्रेन में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी मांसपेशियों में दिक्कत हो जाएगी, मतलब मल्टीपल तरीके से क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपने देखा होगा डॉक्टर सबसे पहले उसको ऐसे करके वो करता है, हल्का सा उसको बाहर निकालेगा सिरिंज को, और इस तरीके से करेगा कि कोई भी एयर गैप क्या नहीं होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। तो उसी तरीके से जो भी ब्लड ग्रुप की जांच करते हैं उनके पास किस चीज की जानकारी होनी चाहिए, RH फैक्टर की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था हमारा ब्लड का कंप्लीट टॉपिक, जिसको हमने डिटेल वाइज डिस्कस किया। जल्दी इसके इंपॉर्टेंट MCQ के साथ हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।